नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। ब्रजभूषण के दामाद विशाल सिंह ने बताया कि संजय सिंह के पूरे पैनल को जीत मिली है और बहुमत भी अच्छा है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनीता शोरान को मात दी है। इससे पहले ब्रजभूषण सिंह ने भी दावा किया था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ही बनेंगे। वहीं इस चुनाव में हार का सामना करने वाली अनीता ने कहा कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना मुश्किल लग रहा था, उम्मीदें तो सबकी थी, हम बच्चियों के लिए लड़ रहे थे। लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ने सदन की अवमानना को लेकर कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ, डी.के. सुरेश और दीपक बैज को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। इसी के साथ निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो गई है। इनमें कुल 100 सांसद लोकसभा के हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के द्वारा जारी समन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। वो कल ही 10 दिनों के लिए विपाशना के लिए निकल गए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है, ये पूरा मामला फर्जी है। एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं, बल्कि ये सब साजिश आप आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए रची गई है। समन तब भेजा गया था जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते पहले घोषणा की थी कि वो 10 दिनों के लिए विपक्षना के लिए जाएंगे। ये इसलिए भेजा गया क्योंकि उनका मकसद जांच करना नहीं, बल्कि सीएम को फंसाना है और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये समन एजेंसी ने नहीं, बल्कि बीजेपी के द्वारा भेजा गया है। टेलीकम्युनिकेशंस बिल राज्यसभा में 1 घंटे 10 मिनट तक बातचीत या बहस के बाद पारित हो गया। इस दौरान खुद संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा केवल 7 सांसद ही बोले। किसी भी विपक्षी सांसद ने बहस में हिस्सा नहीं लिया। बता दें, इस नए बिल में कई नए शब्दों को परिभाषित किया गया है जो 2022 संस्करण में शामिल नहीं थे। बता दें, ये बिल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार को अस्थायी रूप से टेलीकॉम सर्विसेज का कंट्रोल लेने की अनुमति देता है। ये केंद्र को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल के मामले में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क पर कब्जा करने की अनुमति देता है। राज्यसभा से टेलीकम्युनिकेशंस बिल के पास होने से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि अगर ये बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है तो मैं और मेरे लॉ एसोसिएट्स सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा था यह वास्तव में पेगासस को वैध बनाता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि मोदी सरकार 2024 के आम चुनाव खत्म होने तक प्रतीक्षा करे। वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने संसद में पारित तीनों क्रिमिनल लॉ पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की गई और बिल पुलिस टॉर्चर को सक्षम करता है। वो कहते हैं कि अगर ब्रिटिश कानून कॉलोनियल और क्रूर थे तो मैं आपको कहता हूं कि इस सरकार द्वारा बनाए गए ये कानून 10 गुना अधिक कठोर हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान आप किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रख सकते थे, लेकिन अब ये 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन और अधिक कर दिया गया है। ये पुलिस टॉर्चर को सक्षम करने वाला एक चौंकाने वाला प्रावधान है। कॉलिन गोंजाल्विस 3 नए बिल्स में राजद्रोह, यूएपीए, झूठी गिरफ्तारी और समलैंगिक यौन संबंध की धारा की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं वे सिर्फ देश को धोखा दे रहे हैं। वो अपने शब्दों, बयानबाजी और भाषणों से देश को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कानून अंग्रेजों की तुलना में कहीं अधिक कठोर हैं। ये अंग्रेजों से भी बदतर हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद से विजय चौक तक का पैदल मार्च निकाला है। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। खड़गे ने कहा है कि संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अन्य जगहों पर जाकर बात की है, मगर वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आए हैं। सरकार ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा में हुई चूक की हालिया घटना के बाद अब इसकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंपने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। खबर के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद भवन परिसर के सर्वे का निर्देश दे दिया ताकि संसद भवन परिसर में CISF और उसकी फायर विंग की तैनाती के लिए व्यापक पैटर्न तैयार किया जा सके। कर्नाटक के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के इंजीनियर बेटे को दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन के सिलसिले में हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि हिरासत में लिया गया साई कृष्णा जगली आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त है। मनोरंजन इस मामले के 4 आरोपियों में से एक है। सूत्रों ने बताया कि साई कृष्णा और मनोरंजन बेंगलुरु इंजीनियरिंग कॉलेज में बैचमेट थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर साई कृष्णा का नाम लिया। इंजीनियर साई कृष्णा एक रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक का बेटा है। हालांकि संसद में सुरक्षा में सीन लगाने वालों को गिरफ्तार करना एकदम सही है, लेकिन इस सब के बीच उनको घुसने का पास देने वाले बीजेपी सांसद से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, ये सवाल है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है।
सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोनिया और खड़गे से मुलाकात की और उन्हें समारोह में आमंत्रित किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन खराब सेहत के कारण वो किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन उनके घर पर निमंत्रण पहुंच गया है। कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अभी तक कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा है, लेकिन इस निमंत्रण पत्र ने कांग्रेस को कई वजहों से दुविधा में डाल दिया है। राज्यसभा के उपसभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कथित अपमान का मुद्दा बनाए जाने के बाद जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 6 साल पहले पीएम मोदी ने भी तब के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का मजाक बनाया था। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के 2017 में राज्यसभा में दिए गए एक भाषण को ट्वीट किया है। वो संबोधन तब का है जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी की विदाई हो रही थी। जयराम रमेश ने ट्वीट पर लिखा है, 10 अगस्त 2017 को हामिद अंसारी की विदाई हो रही थी। वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पद से रिटायर हो रहे थे। तब सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजनयिकों में से एक हामिद अंसारी का मजाक उड़ाया, उनकी पहचान को उनके धर्म तक सीमित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पूरी पेशेवर और राजनीतिक उपलब्धियां उनकी धार्मिक पहचान के कारण थी। पीएम ने शाम को पार्लियामेंट लाइब्रेरी के सभागार में भी आयोजित विदाई कार्यक्रम में भी यही गीत गाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारियों के अपमान की बात करने वाले ऐसे पीएम और उनका समर्थन करने वाले पाखंडी बहुत बड़े अवसरवादी हैं। ये संसद से 144 सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन और 13 दिसंबर को लोकसभा में चौंकाने वाले सुरक्षा उल्लंघन से ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर संसद में जातिवाद लेकर आने का आरोप लगाया है। गुरुवार को विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए खड़गे ने ये बात कही। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर इस मामले में संसद चलने के दौरान वहां ना बोलकर बाहर बोलने पर संसदीय विशेष अधिकार के हनन का आरोप लगाया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN का पहला मरीज केरल में मिलने के बाद अब वहां 3 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा पूरे देश में सबसे अधिक संक्रमण के मामले इसी राज्य में पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को केरल में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए। हालांकि केरल को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में कुल 58 मामले सामने आए हैं। इस तरह केरल में कुल मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या 2341 हो गई है। केरल के अलावा बाकी के सभी राज्यों में सक्रिय मरीजों की संख्या 328 है। हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजरायल ने गजा पर हमले शुरू कर दिए। उस समय से अब तक गजा में कम से कम 20,000 फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर है। गजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि संघर्ष शुरू होने के बाद एक हफ्ते के युद्ध विराम को छोड़कर वहां हर दिन औसतन लगभग 300 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने कहा है कि लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने रात के वक्त उसके शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। ये हमले किरियत स्मोना और उत्तरी इजरायल के अन्य शहरों पर किए गए हैं। एक दिन पहले इजरायल और लेबनान के सीमा पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायल लेबनान के गांवों को लगातार निशाना बना रहा है और उसने इसी के जवाब में कार्रवाई में रॉकेट हमले किए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।